Assalamu alaikum dear viewers, this is Maaz Khwaja from askmaz.com. Dear viewers, QHSC question answer सेशन नंबर 4। आज तारीख है 28 मई 2023। आज की तारीख में हमारे पास 8 क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिसमें से एक केस स्टडी है और बड़े मज़े की केस स्टडी। इस पर अच्छा आया, डिस्कशन की कुछ लोगों से और अच्छा फीडबैक मिला। और नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास अभी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट सेफ मैन आवर्स। मास बाई सेफ मैन आवर्स जो है कैलकुलेट करने का तरीका बता दें। यार सेफ मैन आवर्स होते हैं बेसिकली द आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन टू एलटीआईज, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट्स दो जो हुए थे कंसेक्यूटिव, उनके दरमियान जितने भी आपके वर्किंग आवर्स होंगे वो सेफ मैन आवर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है सेफ मैन आवर्स कैलकुलेट करने के लिए। नंबर वन, हेड काउंट। ठीक, एवरेज हेड काउंट कि कितने लोगों ने उस दौरान काम किया उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या टाइम पीरियड के दरमियान, और कितने घंटे काम किया डेली, और कितने दिन काम किया वीकली या मंथली। जैसे आमतौर पे हम 100% के अगर सेफ मैन आवर्स हमने कैलकुलेट करने हो तो हम जो है फार्मूला यूज कर देते हैं। जैसे 100 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब डेली के 8 घंटे एंड 26 यानी महीने में 26 दिन उन्होंने काम किया। तो ये आपके सेफ मैन आवर्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। किधर गया कैलकुलेटर? कैलकुलेटर ओपन कर ले। पता नहीं क्या हो गया। खैर, तो आप सिंपल सी याद रखें कि आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जैसे 100 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 26 यानी 20,800 घंटे सेफ मैन आवर्स है एक महीने के। और अगर आपने पूरे साल पे डिवाइड करना है, पूरे साल से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख लें ऑन एवरेज जो है हम तकरीबन कितने दिन काम करते हैं, कुछ बता सकते हो आप? तकरीबन 300 घंटे होते हैं हमारे। हम क्योंकि ईद की छुट्टियां भी करते हैं संडे को निकाल के, तो 300 दिन हम काम करते हैं। तो अगर हम के 100 एम्प्लॉयज ने डेली 8 घंटे काम किया मल्टीप्लाई बाय 300 दिन, तो ये आपका बन जाएगा 2,40,000 घंटे। लेकिन हम इसको कैलकुलेट बेसिकली करते हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एलटीआईज। अगर एक एलटीआई आपका जनवरी 2020 में हुआ था और अभी तक दूसरा एलटीआई नहीं हुआ, तो वहां से आपका सारे का सारा सेफ मैन आवर्स का काउंटर चल रहा है। और ये चलता रहेगा एड ऑन्स होते जाएंगे जब तक कि खुदा ना खास्ता दोबारा एलटीआई ना हो। तो फिर एलटीआई के बाद ये जीरो से स्टार्ट होगा। हेड काउंट, डेली वर्किंग आवर्स एंड जो है नंबर ऑफ वर्किंग डेज मंथली जो आपने कैलकुलेट करी है उस टाइम फ्रेम के दरमियान, ये है सेफ मैन आवर्स। और वैसे अगर मैन आवर्स कैलकुलेट करने हो जैसे इसी यही फार्मूला है, बट वो उसमें एलटीआई वाला दिन भी आ जाएगा, एलटीआई के बाद भी आ जाएगा, उससे पहले कभी है वो आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे से कि सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइजर्स की जेडी में डिफरेंस बता दें। यार देखो, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी एग्जेक्टिव, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज, सेफ्टी लीड, सेफ्टी मैनेजर, इन सब की जेडीज जो है ना फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनल हियरार्की के ऊपर। आपका जो ऑर्गेनोग्राम है उसमें कितने टीयर्स है, कितनी मतलब कि क्या स्ट्रेंथ है एचएससी डिपार्टमेंट की या सेफ्टी डिपार्टमेंट की। उसके नीचे अगर फायर फाइटर है, फिर फायर इंचार्ज है, फिर सेफ्टी सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी लीड है, देन सेफ्टी मैनेजर है या सेफ्टी डायरेक्टर है, इस तरह करके पढ़ रहे हैं तो सबकी जेडीज डिफरेंट होगी। अगर एक ही डेजिग्नेशन है और एक ही बंदा जो सेफ्टी देख रहा है, फिर वो सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सबका काम जो है जेडी सेम होगी। तो ये रटाई वाला क्वेश्चन जो है ना कि जेडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडी ऑफ सेफ्टी सुपरवाइजर एंड सेफ्टी ऑफिसर, इसका प्रैक्टिकल फील्ड से ना ताल्लुक बहुत कम है। ये डिपेंड करेगा आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। अगर आप आरामको में कर रहे हैं या डेस्कॉन की किसी ऐसी साइट पे कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल एचएससी के प्रोडक्ट डेफिनेटली डिफरेंट होंगी, लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में एक ही होता है डेजिग्नेशन, वो
पूरी साइट को देख रहा होता है, तो उसने सेफ्टी की ट्रेनिंग्स भी करानी है, टूल बॉक्स स्टॉक्स भी करनी है, वर्क परमिट के ऑडिट्स भी करनी है, डू पॉट ऑडिट्स भी करनी है। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी इसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। फर्स्ट एड के इक्विपमेंट्स को इंश्योर करना है, इमरजेंसी टीम को भी लीड करना होता है बेचारे ने। तो ये सारी जीडीज कॉमन है। सर्टिफिकेशन ऑडिट्स भी कराने होते हैं, कंप्लायंस ऑडिट्स भी करवाने होते हैं। तो इट डजंट मैटर कि उसकी जेडी डिफरेंस क्या है दोनों में। डिपेंड करेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे हायरार्की क्या है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता फिर मैं आपको थोड़ा सा शायद मज़ीद डिटेल में बता सकूँ। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास आया कि पीपीई जो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल की हायरार्की जो है आईएसओ 45000 में मेंशन है, उसकी एंड में क्यों आता है? और वैसे भी हम सेफ्टी में पढ़ते हैं कि लास्ट कंट्रोल ऑफ हायरार्की इज पीपीज। बेसिकली पीपीज जो है ना वो किसी हैजर्ड को कम नहीं करते, मिनिमाइज नहीं करते। वो सिर्फ जो है ना तब इम्प्लीमेंट होता है जब आपके तमाम कंट्रोल्स फेल हो जाए और आपको पता हो कि ये हैजर्ड जो है ये इज इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट बी कंटेन्ड, तो फिर आपको पर्सनल बचाने के लिए आता है, इसको यूज करती है। जैसे अब एक जनरेटर है, उसकी नॉइज है 110 dB के ऊपर, आप तो उसके ऊपर कनोपी लगा लिया, अगर कनोपी नहीं लगाई हुई ठीक है तो नॉइज तो ओपन है बहुत ज्यादा है, आपने उसके पास आया तो आपने हैजर्ड कंट्रोल नहीं किया, बेसिकली अपने कानों को बचाने के लिए ईयर मफ पहन लिए। और अगर लो नॉइज एरिया में गए तो ईयर प्लग्स पहन लिए। केमिकल से काम कर रहे हैं, स्प्लैश से बचने के लिए आपने फेस शील्ड पहन ली। बेसिकली स्प्लैश कंट्रोल नहीं हो रहे, स्प्लैश तो आ रहे हैं। तो बेसिकली पीपीज जो होती है ना कि हैजर्ड और बॉडी के दरमियान एक शील्ड के तौर पे आ जाते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो हैजर्ड के साथ इन कॉन्टेक्ट ना आए, ताकि किसी किस्म का ह्यूमन इंजरी या एक्सीडेंट ना हो सके। बट इसमें चूंकि हैजर्ड कंट्रोल नहीं होता, कंटेन नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे रखा जाता है। अच्छा, इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन JHA एंड JSA बता दें। यार इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, गूगल पे आप करके देख लें, फिर भी आपको इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JHA जो है जॉब हैजर्ड एनालिसिस। और गूगल कहता है कि JHA एंड JSA आर कॉमन इंटरचेंजेबल, यानी इन दोनों की जगह कोई भी आप टर्म यूज़ कर लें। JHA जो है आमतौर पे क्या कहते हैं कि ज़रा मैक्रो लेवल की रिस्क असेसमेंट है, और JSA जो है माइक्रो लेवल की, यानी बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट हैजर्ड आप उसमें हट करते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम ही चलती है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें उसी क्या टेक्नोलॉजी रखी हुई है, तो ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हु कैन यूज फायर एक्सटिंग्विशर इन द कंपनी? कंपनी में कौन फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकता है, या फिर केस ऑफ इमरजेंसी हु इज अलाउड टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, या जो ट्रेंड है। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप ERT का पार्ट हो, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूरी है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्ट करना आना जरूरी है। अगर आप देखते हैं, नोट करते हैं कि फायर इंसिपिएंट स्टेज पे है और यू कैन कंट्रोल इट बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, आप यूज कर लें। लेकिन आपको चलाना नहीं आता तो ना यूज करें, उसको इन्फॉर्म करें, उसको रिपोर्ट करें, ताकि फायर इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है, फायर फाइटर्स की टीम है, आके उस फायर को कंट्रोल कर सके। तो जिसको आता है यूज करना, जिसके पास ट्रेनिंग है, प्रॉपर सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनली इससे पहले भी यूज किया है और एक्सपीरियंस भी है, तो यूज कर ले। लेकिन ये देखते हुए कि आग किस लेवल की है, बहुत ज़्यादा आग हो और मेजर लेवल की हो तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे, और उसमें हीरो बनने की भी कोशिश ना करें कि मुझे चलाना आता है। बस चलाना आना चाहिए, और उसको ये भी देख ले चलाने से पहले कि उसको ठीक भी है, फिट फॉर यूज़ है कि नहीं, या फिर आप उसको वैसे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड फायर स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स एंड फायर अलार्म पैनल, इनकी इंस्पेक्शन कैसे करें? यार देखो, ये आपने वर्ड यहाँ पे लिख दिया ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक जो होते हैं, तो इसकी जो इंस्पेक्शन होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फायर पैनल से देखनी कि फायर पैनल जो है उस पर किसी किस्म का फॉल्ट तो नहीं आ रहा। तो नंबर वन चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि वहाँ पे फॉल्ट की किसी किस्म की इंडिकेशन ना हो, ताकि उससे पता चले कि आपका सर्किट जो है वो ठीक है। बाकी इनकी फिजिकल इंस्पेक्शंस होती हैं, आपने देख लेना कि स्प्रिंकलर जो है उसका हेड ठीक है, उसके पाइप्स वगैरह में क्रोजन वगैरह तो नज़र नहीं आ रही है आपको आउटसाइड पे, या फिर किसी किस्म की रस्टिंग तो नहीं है, पाइप्स में किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है, एक्स्ट्रा बेंड तो नहीं आ गया, या फिर कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं हैंग करती, पता चले। उसकी फिटिंग वगैरह देख लीजिएगा, लीकेजेस देख लें, फिजिकल डैमेजेस वगैरह चेक कर लें,
गैसकेट्स यानी भी सीलिंग्स जो है अगर वो भी कहीं से डैमेज होगी तो उसकी लीकेज आ जाएगी। बल्ब वगैरह उसका चेक कर लें। वाटर प्रेशर जो है वो नोट कर लें, जितना आपने मेंशन किया वो अपने प्रोसीजर्स के अंदर जो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है एज पर द हैजर्ड एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, उतना प्रेशर सस्टेन भी किया है कि नहीं। प्रेशर गेजेस की इंस्पेक्शन आ जाएगी, वो काम कर रही है सही नहीं कर रही। और वेल्व्स वगैरह जो है आपके उसको ऑपरेट करने के लिए वो ठीक है सही है, उनको यूज़ कर लिया करें कभी कभी। तो ये ज़्यादातर जो है ना फिजिकल इंस्पेक्शन ही है, ये फायर अलार्म सिस्टम की जो होती है। फायर अलार्म सिस्टम का कॉल पॉइंट, उसके ऊपर आपने देखना कि एक्सेस ब्लॉक तो नहीं है, उसका जो ग्लास जो है वो डैमेज तो नहीं है। एक आधा 2 महीने बाद ऑपरेट कर लिया करें, ठीक है, ताकि वो रनिंग में आपको पता चल जाए कि इस किस्म का लोगों को पता है कि कितना प्रेस करके उसका गिलास तोड़ना है। इसी तरीके से स्मोक डिटेक्टर्स, ये भी इंस्पेक्शन आपको फिजिकली नजर आएगी। और स्मोक डिटेक्टर में हल्का सा भी कोई फॉल्ट है तो आपके फायर पैनल पे इंडिकेट कर लेते, तो आपने सारी चीज़ें जो फायर अलार्म से पहले फायर पैनल जो है ना, फायर अलार्म पैनल, वहाँ से आपने सारी चीज़ों को चेक करना, फिर आपको फिजिकली मॉनिटर कर लें। और अगर आप चला के चेक करना चाहते हैं टेस्टिंग, तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लंबा काम है। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन आया, 500 किलोवाट की लाइव लाइंस है, ट्रांसमिशन लाइंस है, उनके पास काम करना, तो सेफ्टी टिप कोई दे दें। मैं आपको 2 सेफ्टी टिप्स दूंगा। आप कोशिश करें, बल्कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि लाइव वायर्स के नियर काम ना करें, उनको आइसोलेट करवा दें जब आपने बहुत जाना है। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपने सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब सेफ डिस्टेंस जो है, नेपरा के जो पावर सेफ्टी कोड्स हैं उसके अंदर मेंशन है। उन्होंने 2 चीज़ें बताई है। ये तो बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस हैं हाई वोल्टेज की 500 kV एंड अबव की, उसके अंदर वो बताते हैं कि बिल्डिंग से जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, सेफ डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 25 फीट है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना ट्रांसमिशन लाइन से 30 फीट, यानी इतने फुट का आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है बिल्डिंग्स का। और क्रेन्स का मतलब उन्होंने मेंशन किया है 250 किलोवाट एंड अबव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी जो क्रेन है उसका जो डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस, यानी लास्ट फार एंड पॉइंट, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा ट्रांसमिशन लाइन का, वो भी ट्रांसमिशन लाइन से 7.6 मीटर्स यानी 25 फुट दूर होगा। और ये डिस्टेंस आप हॉट स्टिक से मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेजरिंग जो है लेज़र वाली उससे मेजर करें। वो रॉड ना लगा लीजिए, हॉट स्टिक जो इंसुलेटेड होती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बड़ी सी चीज़ है। और ये थी इंस्टॉलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली अगर आप इंसानों ने काम करना है तो इसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही मेंटेन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, एक केस स्टडी मेरे पास आई। एक कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बूम क्रेन जो है फ्रॉम साइट 1 टू साइट 2 शिफ्ट करनी थी। अब उनके साथ मसला ये आ रहा था कि अगर वो बूम को 0 एंगल पे रख के क्रेन को ड्राइव करते हैं तो उनका राइट साइड ऑफ क्रेन जो है ना वो ब्लाइंड हो जाती है, क्योंकि बूम की लेंथ भी है, मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन उससे एग्जैक्ट उनको कैलकुलेशन नहीं होती। तो उनका ड्राइवर कह रहा था कि वो 21 डिग्री के ऊपर जो है ना बूम को उठा के चलेंगे ताकि हमारे कैबिन से सारा राइट साइड भी नजर आए। तो बेसिकली जब आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्रेन को मूव करना हो तो फिर तो बैंक्समैन या हेल्पिंग मैन जो होता है ना, पर्सन होता है, हेल्पर के बगैर नहीं करेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा बैंक्समैन की। वो हाईवेज जैकेट पहनेगा, डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जिस जगह से जाना पहले रूट को डिसाइड करेगा, बट ये सारी चीज़ें, और फिर उसको गाइड करेगा, फ्लैग हो उसके पास, स्टॉप का वगैरह की इंडिकेशंस हो, लोगों को साइड पे करके सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, स्कॉट करेगा। और अगर आपने आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना है, तकरीबन 4-5 किलो का डिस्टेंस करना है ट्रेवल, फिर रोड के ऊपर ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। बेहतरीन तरीका ये कि आप ट्रॉलर पे उसको लोड करें और ट्रॉलर से उसको आगे ले जाएं। वजह है कि आप एक या 2 जो है एस्कॉर्ट व्हीकल्स उसके साथ डेजिग्नेट करें। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जितना मर्जी आप इसके ऊपर कर लें, सेफ्टी कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप ही किसी चीज़ को हिट करें, वो चिंची वाला ही आगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜ जाता है, तो उसको कैसे रोकेंगे। तो ये थे हमारे पास 8 क्वेश्चंस इस वीडियो के लिए और इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, इंशाल्लाह वो काफ़ी डिटेल में होगा, लंबा होगा और मज़े का होगा। तो नेक्स्ट सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।